हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी प्राइम टाइम। एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज में आज बात करने वाले हैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी के चैप्टर 7 पर, जो है जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री हिंदी पर। दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वह कौन सा जनजाति समुदाय है जो जनसंख्या के मामले में दक्षिण भारत में नंबर 1 पर है? दोस्तों, अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वीडियो में कमेंट करके आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे बताइए, क्योंकि यह चैप्टर हमें बताता है कि जब समाज मध्यकाल की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था तो कैसे जो समाज था, जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था, वो कैसे जाति व्यवस्था पर आधारित होते हुए चला गया और जनजातियां खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के रूप में लोगों को कैसे पृथक पृथक वर्गों में बांट दिया गया। इस बारे में इस चैप्टर से हमको जानने को मिलता है। और पूरे देश में पाई जाने वाली प्राचीन जनजातियों, उनकी प्रशासन पद्धति, उनकी जनसंख्या के विस्तार, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में इस चैप्टर से हमें बहुत ही विशिष्ट जानकारी मिलती है। उम्मीद है यह चैप्टर आपको जनजातियों के संबंध में एक बेसिक का इतना बढ़िया जानकारी दे देगा कि फिर अगर आप कभी भी बाकी की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे और ख़ास तौर से आधुनिक भारत में आप जब जनजाति विद्रोहों के बारे में पढ़ेंगे तब आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल को अगर आप पढ़ने के लिए डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो आप वहाँ से जुड़ करके उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं और अपनी स्टडी को और ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर एक जगह पर समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, यही समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो समाज में डेवलपमेंट तो आया, लेकिन अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट आया। क्यों? क्योंकि उनकी बसावट अलग थी और उनकी संरचनात्मक जो भिन्नता थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही थी चेंजेज में। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। तो हम पढ़ चुके हैं कि वर्णों के हिसाब से तो समाज का बंटवारा हो चुका था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राजाओं के द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच में फासला क्या हो गया था? बढ़ गया था। दिल्ली के सुल्तानों और मुगल काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल होता चला गया। तो जैसे जैसे समाज मॉडर्न होता चला गया, जैसे जैसे हम मध्यकाल की ओर बढ़ते गए, मुगल काल की ओर आते गए, बिल्कुल जब उत्तर मध्यकाल की तरफ आए तो जो सामाजिक संरचना थी वो श्रेणीबद्ध होकर के बहुत जटिल हो गई थी। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, तो हमारा ये चैप्टर बेसिकली जनजातियों के बारे में रिलेट कर रहा है। इसके बारे में हमें भरपूर जानकारियाँ मिलेंगी। तो बड़े शहरों से परे, बड़े शहरों से अलग हम बात कर रहे हैं जनजातीय समाज के बारे में। उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप शब्द दूसरी बार आया है। दोस्तों, मैंने उपमहाद्वीप के बारे में इसकी जो पूरी डिफिनीशन है वो ज्योग्राफी के एक चैप्टर में मैंने बताई थी। तो क्या आप जानते हैं कि उपमहाद्वीप क्या होता है? उपमहाद्वीप की डिफिनीशन क्या, किसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं? महाद्वीप के बारे में तो हमने सुना है, एक बड़ा कॉन्टिनेंट, लेकिन उपमहाद्वीप क्या होता है? अगर आप जानते हैं तो बताइए। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजाति कहा जाता है। तो वे समाज जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाई गई सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को क्या करते थे? नहीं मानते थे। और ना ही उनमें असमान वर्गों में कोई वितरण था, सारे के सारे एक साथ रहते थे, एक समान प्रणाली में रहते थे, एक समान तरीकों से रहते थे। तो अक्सर ऐसे समाज को उप जनजातियाँ कहा जाता रहा है। आज भी वही है कि वो सामाजिक रूप से पूरी तरीके से, कई जनजातियाँ ऐसी हैं जो सामाजिक रूप से कट करके रहना पसंद करती हैं, और इसीलिए इतना ज़्यादा जो जनजातीय विद्रोह चलते रहते हैं और जो एक एक अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई चलती रहती है। तो वो जो उसका मूल भाव है, वो मूल भाव यही है। यदि आप कभी देखेंगे, अगर आप कभी पर्यावरण संरक्षण के बारे में देखिए, तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए और जीवों के संरक्षण के लिए अधिनियम बहुत पहले बनाया गया, लेकिन जनजातीय समुदायों के संरक्षण के लिए अधिनियम बहुत बाद में बनाए गए। और जो जनजाति
जनजातियों के साथ में मानव जनजाति जो संघर्ष पैदा हुआ, जिसके बारे में आज हम इतना पढ़ते रहते हैं और इतना एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे लिए इतना इशू बन जाता है, तो जो मानव और जनजातियों के बीच संघर्ष कैसे पैदा हुआ, क्योंकि हमने जनजातियों को बहुत बाद में संरक्षित किया और हम जा करके उनकी चीज़ों में घुस के, और जो समाज से कट करके रहना पसंद करते थे फिर वो इन चीज़ों को लेकर के विद्रोह पर उतर आए। अंग्रेजों को भी इन विद्रोहों का सामना झेलना पड़ा। उन्होंने दिक्कू कह करके फिर अंग्रेजों को बहुत परेशान किया और काफ़ी सारे उनके तो बड़े सैन्य अफसरों को भी जान से हाथ धोना पड़ा जा करके जनजातियों के इलाकों में हस्तक्षेप के कारण से। तो आज भी वो समस्याएं कहीं ना कहीं हमारे जनजातीय समुदाय के साथ में संघर्ष के रूप में सामने आती रहती हैं। तो कई जनजातियां ऐसी थीं जो खेती करके अपना जीविकोपार्जन करती थी, तो कुछ जनजातियां ऐसी थी जो शिकारी थी, संग्राहक थी या फिर पशुपालक थी। अर्थात जो जनजातियों के कार्य के हिसाब से अगर हम देखें तो इनका अलग अलग ढंग की जनजातियां थी। कुछ थी जो खाना बदोश थी, कुछ थी जो एक जगह पर रह करके करती थी, कुछ पशुचालक थी या पशुचारक थी, अर्थात पशुओं को चरा करके और पशुओं के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे वो। कुछ जनजातियां क्या थी, खाना बदोश थी, वे एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती थी। आज भी हम बहुत सारी जनजातियां देखते हैं, खासतौर से अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में आज भी तमाम सारी खाना बदोश जनजातियां पाई जाती हैं। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरवाहों पर नियंत्रण रखते थे और वे खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच में क्या करते थे, इनका बंटवारा कर देते थे। अब बात करते हैं हम, ये देखिए जनजातियों के बारे में हम मैप है, केवल मैं एक बार पढ़ देता हूं तो आपके दिमाग में एक मोटा मोटा आंकड़ा इसका तैयार हो जाएगा। बलूची, गक्खर, खोखर, जंजूहा और अगर हम देखें तो लंगाह, ये जो जनजातियां हैं, जो बड़ी 5 जनजातियां हैं, जम्मू कश्मीर, आधुनिक पाकिस्तान और ख़ास तौर से यदि आप इनकी बसावट का हिसाब देखें तो बलूची को छोड़ करके बाकी जो चारों जनजातियां हैं वो कहाँ, गंगा नदी जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है, उस सिंधु नदी तंत्र के आसपास अरगुन आप देखिए, समास आप देखिए, सारी के सारी क्या हैं, सारी के सारी सिंधु नदी तंत्र के आसपास बसी हुई जनजातियां हैं। इसके अलावा कोली, जाटवास, भील, सारी की सारी जनजातियां कहाँ पर, आधुनिक मध्य प्रदेश और गुजरात वाले हिस्सों में। भील, कोली, काटकोरीस, बेराद और कोरगा, ये सारी की सारी जनजातियां आधुनिक महाराष्ट्र और कर्नाटक के हिस्सों में। मध्य भारत में देखें तो गोंड, बैगस, गोंडवाना, खोंड के बारे में देखें तो हम महानदी नदी डेल्टा के पास में। चेर, ओरान, संताल, मुंडा आधुनिक झारखंड और आधुनिक पश्चिम बंगाल के हिस्सों में। कोच और खासी, गारो खासी की जनजातियां मेघालय में हम सुनते रहते तो खासी जनजाति। कचारीस, अहोम और नागालैंड में, अहोम असम में और कोच भी आधुनिक असम में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के आसपास बसावट इनकी थी। दक्षिण में अगर हम बात करें तो वेतर, बागदस और मारवाड़, ये दक्षिण की जनजातियां थी। कावेरी नदी के आसपास जो बादागस है उसकी बसावट को हमें पता चलता है, उसकी बसावट के बारे में पता चलता है। लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी जिसे हम बलोच कहते थे। बलोच उस समय बहुत शक्तिशाली जनजाति थी। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई कुलों में क्या होते थे, बटे होते थे। ये इनकी सामाजिक संरचना की बात है। इनका जो बटे होते थे तो कई मुखिए होते थे बलोच, जिनके कुलों के हिसाब से ये बटे होते थे। पश्चिम हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति थी। तो अगर हम पश्चिम हिमालय की बात करें, अर्थात अगर हम वेस्ट हिमालय की बात करें तो वहाँ पर क्या था कि गड्डी गडरियों की एक जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग की अगर हम बात करें, एकदम उत्तर पूर्व की बात करें हम, तो वहाँ पर नागा जनजाति, नागालैंड में अहोम और दूसरी जनजातियाँ पूरी तरह से इनका क्या हुआ था, प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया, इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया और इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल भी थे। यद्यपि ये जो जनजातियां थी ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहती थी। तो जो मुंडा थे और जो संथाल थे, ये जनजातियां न सिर्फ उड़ीसा और बंगाल में रहती थी, बल्कि इनका काफ़ी हद तक अगर हम विस्तार देखें तो बिहार और झारखंड में भी था मुंडा और संथाल का, साथ ही साथ चेर का।
कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों का निवास था। कर्नाटक और महाराष्ट्र, आधुनिक कर्नाटक और महाराष्ट्र में कोली, बेराद इस तरीके की कई सारी जो जनजातियां थी उनका निवास था। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोली लोग गुजरात के भी कई हिस्सों में रहते थे और दक्षिण में कोरगा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी विशाल जनजातियों का आबादी जो थी वहां पर निवास करती थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। तो अगर पश्चिम भारत की बात करें और मध्य भारत की बात करें तो भील आज भी राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो भील एक बहुत बड़ा जनजातीय समुदाय है। 16वीं सदी के अंत तक आते आते उनमें एक जगह बसे हुए खेतिहर यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी और संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखें, इसके अलावा मध्य भारत में मध्य प्रदेश में देखें, महाराष्ट्र में देखें, आंध्र प्रदेश में देखें, तो यहाँ पर गोंड लोग जो थे वो बड़ी तादाद में फैले हुए थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। तो उनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन, जिस अध्याय 3 में जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बंजारों का ही इस्तेमाल करके बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए इनको इस्तेमाल में लाया करते थे। तो आप हम सब ने अलाउद्दीन के बारे में, उसने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो उसकी पहचान का एक प्रमुख कारण मानी जाती है, जिसके बारे में हम सब पढ़ते रहते हैं, तो उस बाजार नियंत्रण प्रणाली का बंजारे एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करते थे, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा व्यापारी खानाबदोश समुदाय था जो लोगों को, जो बड़े बड़े बाजारों में बड़े बड़े राजाओं को सामान की आपूर्ति किया करते थे। तो बंजारे लोग अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा थे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो सॉरी, कांस्य का मगरमच्छ यहाँ पर एक दिखाया गया है। कुटिया कोंड जनजाति जो कहाँ पर पाई जाती थी, उड़ीसा में पाई जाती थी। अब बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। अब कैसे जो वर्ण वाला समाज था वो जातियों में बदल गया। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच में नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों की जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों जैसे सुनार, लुहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों के द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई। तो किस प्रकार से जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई तो समाज की संरचना में भी उसी प्रकार से परिवर्तन होता चला गया। और जिन लोगों को वर्ण के माध्यम से शामिल नहीं किया जा सकता था, जिनकी जरूरत थी समाज को, उन्हें जाति के माध्यम से समाज के अंदर शामिल किया गया। और जो विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पी थे, चाहे वो बढ़ई रहे हो, चाहे वो सुनार रहे हो, चाहे लुहार रहे हो, इनको भी एक जाति के रूप में मान्यता दे दी गई। और यहीं से कास्ट जो सिस्टम है, वर्ण की बजाय जो कास्ट का सिस्टम है, उसने समाज के ऊपर अपना इम्पैक्ट जमाना शुरू कर दिया और जाति ही फिर आगे चल करके समाज के संगठन का आधार बन गई। तो ये रीजन था कि कैसे वर्ण व्यवस्था खत्म होती चली गई और जाति कैसे समाज के संगठन का आधार बन गई। ये सारी की सारी चीजें जरूरत के ऊपर डिपेंड थी और जो सामाजिक परिवर्तन आया वो जरूरत के ऊपर डिपेंड था। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुलों को क्या किया गया, राजपूत मान लिया गया। एक यज्ञ भी होता था जिसको करके किसी नीचे कुल का व्यक्ति भी खुद को राजपूतों के बराबर लेकर के आ सकता था, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, शायद आपको याद होगा। नज़दीक से अब कुछ नज़र डालेंगे कुछ जनजातियों के बारे में। यहाँ से चैप्टर के ये कुछ अंदर की गहराई में जाकर के हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे गोंड के बारे में। तो गोंड लोग जो होते थे, ये गोंडवाना नामक एक विशाल प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित अर्थात जगह बदल बदल कर खेती, जिसे हम झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं, वो किया करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय बड़े बड़े गोंड राज्य छोटे छोटे गोंड सरदारों पर क्या होने लगे, हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल में इतिहास अकबरनामा किसने लिखा है, आप कमेंट करके बताइए। ये पिछले चैप्टर में हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। अकबरनामा 3 हिस्सों में विभाजित है, अकबर के प्रशासन का हिस्सा मिलता है। इसके अलावा ये अकबरनामा जो है वो आईने अकबरी का एक हिस्सा है। सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव हुआ करते थे। गढ़कटंगा के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे और रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में बहुत सुनने में आता रहा है और एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ, वो हम जानेंगे इसके बारे में। दरअसल गढ़कटंगा गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण करके गढ़कटंगा की स्थापना की थी। और इसके बाद में अगर हम देखें तो उनके जो पुत्र थे दलपत, इन्होंने महोबा के चंदेल राजपूत राजा
जो सालबाहन थे उनकी पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था, परंतु दुर्भाग्यवश दलपत की जो मृत्यु थी वो कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और अपने 5 साल का जो उनका पुत्र था वीर नारायण, उसके नाम पर उन्होंने शासन की कमान संभाली। उनके समय में अगर हम देखें तो राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में जब मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया तो रानी दुर्गावती ने हार मानने के बजाय जम करके इसका मुकाबला किया। भले ही उनकी हार हुई, लेकिन उन्होंने समर्पण करने के बजाय खुद को मर जाना बेहतर समझा। और इसके बाद में इनका पुत्र भी जो था, अल्पवयस्क पुत्र, अवयस्क पुत्र जो था इनका, वो भी युद्ध करते हुए फिर मारा गया। अब बात करते हैं अहोमों के बारे में। तो अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र की घाटी पर आकर के बस गए। उन्होंने भुइयां अर्थात भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। तो अहोम मूल रूप से म्यांमार की जनजाति थी, लेकिन वहां से आकर के फिर ये ब्रह्मपुत्र की घाटी में बसे। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोच हाओ 1523 एंड 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। अहोमों का एक बड़ा राज्य बनाया असम के हिस्से में, आधुनिक असम के हिस्से में। और इसके लिए 1530 के दशक में आते आते इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया और 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। तो अहोम जनजाति न सिर्फ यहाँ पर आकर के दूसरी जनजातियों को अपने अधीन कर रही थी, बल्कि उन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज भी किया। तो 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। यहाँ पर हम देखेंगे ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो बह करके आ रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके साथ में हम देख सकते हैं मिरिस है, डाफलास है, चुटिया है, अहोम है, नागा जनजाति है। इसके अलावा देखें तो काचारी से, गारो, खासी, जयंतिया है और कोच की जनजातियाँ यहाँ पर है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर करते थे। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वो पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। पाइक दरअसल वे लोग होते, बेगार पर निर्भर होने का मतलब ये है कि लोगों को बिना वेतन दिए उनसे काम लिया जाना। तो जो पूरा का पूरा अहोम प्रशासन प्रणाली थी वो बेगार पर डिपेंड करती थी, अर्थात वो गांव सारे के सारे जनगणना करने के बाद में बटे हुए थे और एक निश्चित संख्या में पाइक को भेजना होता था, अर्थात बेगार करने वाले लोगों को एक गांव को रोटेशन प्रणाली के हिसाब से भेजना होता था सरकार के काम करने के लिए, उनके प्रशासन को काम करने के लिए। अहोम समाज में कुलों में विभाजित किया गया था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसीलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल में नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस नहीं ले सकता था। तो एक तरीके से देखें तो थोड़ी सी लोकतांत्रिक व्यवस्था भी थी जनजातियों में कि बिना सारे समाज की अनुमति के, समुदाय की अनुमति के राजा दी हुई जमीन को वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजाति देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में जब बढ़ोतरी हुई तो मंदिरों और ब्राह्मणों के द्वारा राजा के द्वारा दी गई भूमि जो अनुदान में दी गई, शिव सिंह 1714 टू 44 अर्थात 1714 से 1744 के बीच में अगर हम देखें कि काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद भी अपनी आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। तो इसके बाद में अगर हम निष्कर्ष में देखें तो जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजाति लोग एक दूसरे के लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया को क्या किया, जन्म दिया। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं भी अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना भी की। तो यह था कक्षा 7 की एनसीईआरटी के इतिहास विषय का चैप्टर, जिसमें हमने देखा खानाबदोश, जनजातियां और स्थायी रूप से बसे हुए समुदायों के बारे में। काफ़ी कुछ हमें जानने को मिला है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने को मिले। तो इस वीडियो को आप एक बार दो बार देख करके अच्छे से तैयार कर लीजिए और फिर इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक जो है वो ऐड कर दिया है। इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।